निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स का भारत अधिनियम 1974, चार्टर्ड एक्ट, चार्टर 1930। कौन सा एक्ट है जो मतलब कि जिसमें मतलब कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग वाला। ठीक है, इसका आंसर जो बनता है वो रेगुलेटिंग एक्ट है। 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो मतलब वो उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे एलिजा एम्पे थे, जो सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए मतलब एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद जो बने थे 1973 में मतलब ये पारित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान की गई थी। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका जो आंसर आपको बनता है ए। ठीक है, ये जो होता है ना कोलकाता में सर्वोच्च, क्योंकि आपने पहले पीछे ये आंसर देखा है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? नियंत्रण परिषद की स्थापना आपकी कब हुई थी? सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश मिशनरियों को भारत की में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति। इसमें क्या था, कौन से किसके साथ मैच करेगा? ठीक है, इसका आंसर जो दिया हुआ है बी आंसर दिया हुआ है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या दिया है, सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना। इस पे हम 2 क्वेश्चंस अभी ऊपर कर चुके हैं। 1973 में पिट्स का ठीक है नियामक अधिनियम में, ठीक है 1973 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से उसमें दी गई थी? चार्टर्ड अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? आपका 4th ही है, चार्टर्ड अधिनियम 1833 में। ठीक है, नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1974 में क्या था? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। चार्टर्ड अधिनियम 1833 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ठीक है, चार्टर्ड अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या था, गवर्नर जनरल जो थे आपकी उनकी नियुक्ति से संबंधित है, जो चार्टर्ड एक्ट 1833 है। और इसमें आपको क्या था, जो 3rd है उसमें क्या था, उन्हें इंग्लिश मिशनरियों को जो था उनको आदेश दिए गए थे, मतलब कानून कार्य करने के आदेश। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक है, कौन से किससे पड़ी? ठीक है, इसके देखते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 की प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, और कौन सा है, मतलब इसमें आपको जो आंसर दिया गया है वो है 1 2 3, मतलब कि ये सारे ही एक्ट ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को प्रचलित प्राणी को हतोत्साहित किया था, प्राचीन शिक्षा तथा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था और पश्चिमी शिक्षा को और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए यानी कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया था। 1813 में जो चार्टर्ड एक्ट हुआ था उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए मतलब एक तो हमें यहाँ पे ये देखने के लिए मिला कि मिशनरियों को मतलब काम करने का की अनुमति मिली। दूसरा क्या था, उन्होंने शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी अपनाया गया था। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। ठीक है, ये आप देख लो।
समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें से आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यम के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता तथा ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1823 के शासनकाल में 7 मार्च और 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम दिया गया था। यह आपका एक एक्सप्लेनेशन है, जिसे आप मतलब अपने नोट्स में भी कर सकते हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है। ठीक है, इसमें आपको तीनों ही मिलेंगे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकारी को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? कौन से चार्टर्ड एक्ट के? 1813 चार्टर्ड अधिनियम। ठीक है, 1813 चार्टर्ड अधिनियम माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यवहार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ यानी कि व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आप देख सकते हो 1813 में के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यावहारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। और 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा भारत कंपनी के समस्त यानी कि व्यावहारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा इसके बाद भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने थे। ठीक है, फिर उन्हें एक राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो आप इसे नोट्स कर सकते हो, जो इनका एक्सप्लेनेशन है, आप पोज करके इनको नोट्स कर सकते हो। निम्नलिखित संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट। उपयुक्त में से कौन सा? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? कौन से किया था? आपको इसका आंसर मिलता है 1813 एक्ट। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको दोबारा से रीड कर सकते हो। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। इसने कंपनी पर अधिकार में लिए गए भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज संप्रभुता तथा सुदृढ़ कर दिया था। भारत का राजस्व अब यानी कि ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। और इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया था। साथ ही एक एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुत्व को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों में अधिकार तथा राजस्व सौंपा गया ताकि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को प्रतिकूल नहीं होना था। ठीक है, इस प्रकार प्रसंगत कथन 1 और 2 सही है। तो आपके क्या कौन कौन से सही है? एक तो फर्स्ट और एक सेकंड आपका इसमें इस तथ्य के हिसाब से सही बता रहा है, परंतु कथन 3 सही नहीं है। कथन 3 जो है इसमें आपको क्या दिया हुआ है? सही नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी में अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधिक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पद बना था। विशेषकर यानी कि राजस्व प्रशासन में, सहायक में और काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया था। ठीक है, इस आपको कौन
सा कथन सही है आपके, फर्स्ट और सेकंड। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ठीक है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज तथा संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। ठीक है, ये आपके हो गए। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मतलब जो भारतीय प्रशासन में कुछ हिस्सा कुछ पार्ट, मतलब अगर भारतवासियों को देश के मतलब खुद के देश में हमें कुछ पार्ट लेने के लिए मतलब किस अधिनियम ने वो बनाया? ये बनाया आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 में। चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन या देशज प्रजा को अपने धर्म तथा जन्म स्थल व वंशाकृत वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा की सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता। ठीक है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट में भी यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार है। इस एक्ट को आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हो और अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश ताज शासन व पारित अधिनियम, शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट उसमें रील में डालते हैं आपके।